नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान, जो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताऊंगा ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बारीकी से चलिए आज हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बिना देरी किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और यहाँ पर एक है Q2। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है। तो कूलाम का नियम कहता है कि जब भी दो बिंदु आवेश होंगे और उनके बीच की जो दूरी होगी मान लेते हैं स्मॉल r है, तब इन पर जो लगने वाला बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इसकी जो बीच की दूरी है यानी r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए वहीं यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, फिर चलिए समझ लेते हैं। देखिए, लिखना मैं चालू करता हूँ, आप भी लिखते हुए चलिएगा कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर यानी रुके हुए, ठीक है, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों, मिटाने के लिए थोड़ा मैं इधर से ले लूं भाई। विद्युत बल आवेशों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों, ये जो आवेश हैं इनके अनुक्रमानुपाती होता है और तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग यहाँ पर लिखना है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है। अब यही परिभाषा के हिसाब से देख ले तो जो विद्युत बल को हम दर्शाते हैं F से, तो F समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती है किसके, इनकी जो बीच की दूरी, ये जो आवेश है इनके गुणनफल के, तो Q1 इंटू Q2 इसके गुणनफल के, यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और तथा इनके जो बीच की दूरी है यानी उन आवेशों के जो बीच की दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, F वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी किसी भी चीज को अगर हम अपान में लिखते हैं, नीचे कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर r नीचे कर दिया है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। F जो है इसके r के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और ये जो सामने यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और इसमें जो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, यही मतलब होता है इनका। तो अब इसको देखिए, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको हटाने के बाद एक नियतांक आता है, वो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले इनको हम दे देंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। इन दोनों समीकरण से एक सूत्र निकल के आएगा। अगर देखें तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के समानुपाती हो जाएगा, और इसके बाद में इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहीं से निकलेगा प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1
Q2/r²। यानी ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन था इसको हटाने के बाद यहाँ पर क्या आया है, 1/4πε0 ये आया है। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद 1/4πε0 आया है। इसका मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, 9 × 10⁻9। ये जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है, तो ये मान आपको हर न्यूमेरिकल में ये इसकी जगह पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम के से भी दर्शाते हैं, ये बराबर भी होता है के। तो चाहें तो आप इसको हटाकर यहाँ पर के Q1 Q2/r² लिख सकते हैं, या ऐसे 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका मात्रक आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, न्यूटन को हम n से दर्शाते हैं। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए। बाकी इतना कोई कठिन भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अब चलिए देखते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय। ये भी कई साल एग्जाम में पूछा हुआ है, और आजकल जो एग्जाम, सॉरी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी इसको पूछने की संभावना है। तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, उसको समझने से पहले चलिए यहाँ पर हम एक बार समझ लेते हैं ऐसे मोटा मोटी। देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई काल्पनिक पृष्ठ का मतलब होता है कि हम कल्पना करते हैं, वास्तव में ये नहीं होता है। ठीक है, हम कल्पना करते हैं कि ये कोई पृष्ठ है। मान लीजिए ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है, ये कहाँ रखा है, विद्युत क्षेत्र में, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि जब भी कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा वो भी कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, वो भी पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तब जो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं φe से। ठीक है, तो ये जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इससे संबंधित कुल आवेश, मान के चलो इसमें हम मान लेते हैं कि क्यों कूलाम का आवेश इस पर स्थित है, इस पृष्ठ पर। ठीक है, तो इससे संबंधित जो कुल आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, क्यों क्या है, इससे संबंधित कुल आवेश है, इसका कितना 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस की प्रमेय। इसका प्रूफ करने के लिए भी आता है। अब इसको हम बारीकी से समझेंगे। तो देखिए नियम क्या कहता है उसको हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे दूसरा जो क्वेश्चन है, हेडिंग डालेंगे गॉस की, देखिए राइटिंग पर मत जाना क्योंकि मैं लिखने में थोड़ा जल्दबाजी भी करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं चाहूँगा। गॉस की प्रमेय, थोड़ी छोटी वीडियो हो लेकिन ऐसी वीडियो हो जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, गॉस की प्रमेय इस नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी गॉसियन भी मान सकते हैं हम इसको, लेकिन काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ होता है। ठीक है, तो हम सिंपली लिख देते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत विद्युत फ्लक्स जो होता है उसे φe से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे φe उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो गॉस की प्रमेय है, यानी प्रमेय को हम नियम भी बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी जो विद्युत फ्लक्स फाई है, उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो अर्थात में हम लिखेंगे, अर्थात
जो विद्युत फ्लक्स फाई होता है, यानी इसमें क्यों कूलम मान लेते हैं आवेश है, तो इसका 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q/ε0। यही है गॉस की प्रमेय। ठीक है, यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। अब उम्मीद करता हूं कि ये गॉस की प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसका कई बार प्रूफ भी पूछा हुआ है, तो प्रूफ को हम समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं गॉस की प्रमेय का प्रूफ कैसे किया जाता है। देखिए उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बनाते हैं गॉसियन पृष्ठ। गोला बन गया है, आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गोला ही बनाना है, आप टेढ़ा बेढ़ा अमीबा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया इसका जो मध्य बिंदु है वो O है। इस पर क्यों कूलम का आवेश स्थित है, यानी ये जो पृष्ठ है इस पर क्यों कूलम का आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु P है, स्मॉल r आपको भी यहीं तक लेना है। ठीक है, इसके पृष्ठ तक ही लेना है। अब यहाँ ये इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम मान लेते हैं कोई हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, खरीद लिया। ठीक है, आप भी खरीद सकते हैं या हमें पैसे देकर यहीं से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने ds। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, क्षेत्रफल सदिश भी इसी तरीके से है, ये ds कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये जो विद्युत क्षेत्र यहाँ से है ये इधर को है। अब इसके बीच में जो कोण बन रहा है, यानी जो हमने क्षेत्रफल लिया है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से आपको भी ऐसे मिला देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, घन कोण। थोड़ा स्याही मार्कर में ज्यादा हो गई। ठीक है, घन कोण। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया इसका फिगर। अब यही हमें लिखना है कि भाई मान लीजिए कोई गॉसियन पृष्ठ है जिसके मध्य बिंदु O पर प्लस क्यू कूलम या क्यू कूलम आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds लिया, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds कैप विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर स्थित है। तब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब इतना आपको लिखना है, ये जो हमने फिगर बनाया है इतना आप अपने तरीके से लिख लेंगे। बोलेंगे कि भाई माना है कोई गॉसियन पृष्ठ है जिसके मध्य बिंदु O पर प्लस क्यू कूलम स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds लिया। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds का क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र E के बीच में क्या है, थीटा कोण बन रहा है। ये सब आप लिखेंगे, फिर उसके बाद में निकालेंगे तब विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इतना लिखने के माना मुनी करने के बाद आप लिखेंगे तब विद्युत क्षेत्र। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को लिखने में भी टाइम लगेगा और आप इससे समझ के लिख भी सकते हैं, और आपको जब समझ के लिखेंगे तो जल्दी याद भी होगा। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र, तब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया यहाँ से और इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब निकालेंगे ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमें पता है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई = होता है E.A। ठीक है, ये होता है। अब हमने A यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ds है, तो एक की जगह पर हम क्या कर देंगे, ये एक की जगह पर क्या आ जाएगा, ds आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा फाई E। अब देखिए सूक्ष्म है यानी इसमें d लगा हुआ है, यानी छोटा सा है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, d लगा देंगे। ठीक है, d फाई E = हो जाएगा E
डॉट, अब ds यहाँ पर क्षेत्रफल हमने लिया है तो वहीं ds हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये आप सब जानते होंगे डॉट प्रोडक्ट है, जब ये हटता है तो क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। देखिए थीटा क्या है, थीटा यहाँ का कोण है, ठीक है, थीटा। अब ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है, यानी दूसरा इसको समीकरण नंबर हम 2 देंगे। और ये क्या हो गया, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना हो गया। अब निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन, अभी तो हम इतने से निकाल रहे थे, अब निकालेंगे इस पूरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इस पूरे से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है, री की मात्रा लगती, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब जब संपूर्ण से निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकाला इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। अब डी फाई ई क्या है, यही तो है। अब इसका मान किसके बराबर, ई डी एस कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए फाई ई, यहाँ से ये फाई ई क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अब कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसका हम समाकलन कर देंगे। यहाँ पर हमने समाकलन कर दिया, ये फाई का चिन्ह है यहाँ पर, यानी कि फाई के सापेक्ष समाकलन हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जो डी फाई ई है इसका मान जो है वो रख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, चलिए नीचे स्टेप में करता हूँ मैं। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आया है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, देखिए ई का जो मान है यहाँ पर रखा हुआ है, ये उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई, इंटीग्रेशन भी लगा रहेगा, एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे में आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि जब भी हम समाकलन करते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, यानी जो अचर राशि है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर अचर राशि क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यों, तो ये इतना यहाँ से लेकर ये इतना, ये कहाँ निकल जाएगा, समाकलन के बाहर निकल जाएगा। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ करते हैं हम। तो फाई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट जब बाहर निकालेंगे, देखिए क्यू का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यही यहाँ पर हम लिख देंगे, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समाकलन में क्या बचा, सॉरी यहाँ पर डी एस कॉस थीटा छूट गया, डी एस छूट गया है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये भी है, ठीक है। डी एस भी यहाँ पर है क्योंकि हमने ई का ही मान तो रखा है, ये ई का मान है। अभी बचा क्या है, डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी रहेगा डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। अब ये डी एस कॉस थीटा क्या है, ये इसके बीच में जो कोण बन रहा है घन कोण यही है, ठीक है। घन कोण को हम दर्शाते हैं डी डब्ल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, ये जो डी एस कोस थीटा अपान में आर स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी घन कोण है, ये क्या है, घन कोण। घन कोण को हम दर्शाते हैं डी डब्ल्यू से, ठीक है। डी ओमेगा होता है, इसको डब्ल्यू मत बोलिएगा, हम गलत बोल रहे हैं कि डी ओमेगा होता है, ये क्या होता है, डी ओमेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे भाई फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का मान आपने हो सकता है पढ़ा होगा, कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो यही यानी इस
किसका मान होता जी, या तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ओमेगा का, ठीक है। अब 4 पाई जैसे ही आप रखेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ से आ जाएगा 4 पाई। अब इस 4 पाई से ये वाला 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें प्रूफ करना था, यही है गॉस की प्रमेय। तो आपको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी जो शुरुआत के थे उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हर जगह आर स्क्वायर है तो बाहर भी क्या निकलेगा, आर स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको गॉस की प्रमेय है समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव। देखिए राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। आप जितनी बार कहें उतनी बार कह दूंगा, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस इतना समझ रहा हूँ मैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए हम मान लेते हैं कोई एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, ठीक है, और एक माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, ठीक है। एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, एक माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, लेकिन इन दोनों का मान हम मान लेते हैं दोनों किसके बराबर हैं, प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू इक्वल टू 4 कूलाम मान लेते हैं, ठीक है। 4 कूलाम, कूलाम को हम सी से दर्शाते हैं, ठीक है। दोनों 4 कूलाम के हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जो है वो क्या है, अलग अलग है। ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2l है, ठीक है। इसके बीच की दूरी मान लेते हैं 2l है, या कुछ भी आप मान लेते हैं, अल्प मान लेते हैं इसको, या 2l मान लेते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको 2l मानना पड़ेगा। यही आपको जो सूत्र मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, उसमें भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप अल्प भी मान सकते हैं, अल्प यानी एक बहुत ही कम दूरी, ठीक है। तो परिभाषा इसकी विद्युत द्विध्रुव की ये होती है कि दो समान परिमाण, ये किसके दो आवेश हैं और दोनों कैसे हैं, समान परिमाण के, दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत आवेश कैसे होने चाहिए, विपरीत, या ऐसे भी लिख सकते हैं विपरीत प्रकृति के। विपरीत है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ये समझ सकते हैं, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, हमने कहा कि आप इसको 2l भी मान सकते हैं या अल्प भी मान सकते हैं, अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसा जो निकाय बनता है इसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। नहीं समझ में आया है, यहाँ पर चलिए लिखते हैं, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर दो समान परिमाण यानी इनका मान क्या हो, बराबर हो, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार का बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए लिखा है मैंने दो समान परिमाण के, दोनों आवेश यहाँ पर किसके बराबर हैं, 4 कूलाम के, इनका परिमाण कितना है, मान कितना है, 4 कूलाम है, परंतु विपरीत, परंतु दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, एक प्लस का है तो एक माइनस का है।
और एक दूसरे से अल्प दूरी, ये इनके बीच की जो 2l ले रखे हैं, ये दूरी कौन सी कितनी होती है? अल्प दूरी। इसे क्या बोलते हैं? अल्प, यानी बहुत कम दूरी होती है, अल्प दूरी पर स्थित हूं, यहाँ अल्प दूरी पर स्थित। तो ये जो निकाय बन रहा है, ठीक है, ये जो निकाय बन रहा है यही क्या कहलाता है? यही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट अभी लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसके बारे में और समझना है वो समझ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, या विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। दो क्वेश्चन अभी और हैं। और एक ये भी होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसको अगली वीडियो में हम समझ लेंगे। पहले जो इससे अभी छोटे छोटे और क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी में नहीं, अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में पूछ लिया जा सकते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया कि भाई दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार का बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं, बीच की दूरी आप अल्प दूरी समझेंगे। अब निकालेंगे हम द्विध्रुव आघूर्ण। अगला जो रहेगा हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक आवेश ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? एक ही क्यों लेते हैं? एक का रीजन है क्योंकि दोनों ही क्या हैं, समान परिमाण के हैं। तो कोई भी एक आवेश उठा लेंगे, और आवेश का क्या उठाएंगे? परिमाण उठाते हैं हम, ठीक है। परिमाण जैसे 4 कूलम का है, 5 कूलम का, वो उठाने के बाद इसके बीच की जो दूरी है उससे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। तो यहाँ पर हम परिभाषा में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या है? ठीक। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा इसके लिख दी है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी या चाहे इसमें का दोनों बराबर ही रहते हैं, ये भी मान लेते हैं 5 कूलम का है या 4 कूलम का, जो भी आपको क्वेश्चन में दे देगा उतने कूलम का इधर भी बैठा होगा। तो आप दोनों में से किसी एक आवेश का जो है मान उठाएंगे, परिमाण उठाएंगे, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, अब अल्प दूरी चली गई, अब क्या है ये अल्प दूरी किस में कन्वर्ट हो गई? 2l में। ये उठाएंगे, इसमें का कोई आवेश उठा लेंगे और उसका गुणनफल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात में लिखेंगे, अर्थात। अभी आपको यहाँ हमें क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। तो हम ये परिमाण तो उठाएंगे नहीं, तो हम उठा लेते हैं आवेश। सिंपली क्या उठाएंगे यहाँ से? आवेश। अब आवेश का जो मान होगा यहाँ पर रख लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा P इक्वल टू क्या निकलेगा? अर्थात इक्वल टू नहीं, P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2l हो जाएगा। यही तो है भाई, ये बीच की दूरी है और ये क्या है? आवेश है। अब आवेश का जो मान दिया गया होगा, कोई भी आवेश आप समझ सकते हैं, चाहे ये है चाहे ये। अब
हम ये मान लिए कि भाई प्लस क्यू कूलम आवेश उठा लिए हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बराबर आएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q × 2L। यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब निकाल लेते हैं बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। यानी ये जो द्विध्रुव है, ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म का मतलब आप समझते होंगे, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा यानी एक इधर भी एक इधर भी। ये क्या है, दो वस्तुएं, यानी हाथ का क्या है, जोड़ा है। अब सबके पास हाथ का एक जोड़ा होता है, चप्पलों का भी जोड़ा होता है। अब चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र। क्यों लेंगे भाई, ये सब आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बल युग्म आघूर्ण तभी हम निकालेंगे जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, इधर को दिशा है। अब इसमें हम मान लेते हैं, चलिए थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। एक ही कलर से ज़्यादा आप बनाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा और हमें समझाने में भी। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि लाल पीला हरा में सब कोई ज़्यादा समझता है। इसको लाल पीला कर देते हैं। ये मान लेते हैं एक द्विध्रुव है, ठीक है। ये क्या है, द्विध्रुव, इधर -Q कूलम है, इधर +Q कूलम है। अब ये बिंदु ए है, मान लेते बिंदु ए है, और यहाँ पर बिंदु बी है। अब इस पर एक बल लग रहा है इधर को, ठीक है, एक बल लग रहा है इधर को। तो F बल क्या है, F = QE। बल क्या है, F = QE है। और एक इधर से इधर को बल लग रहा है, और यहाँ पर बल कौन सा लग रहा है, F = QE। समान बल लग रहा है भाई। अब बल तो ये लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं AB, और यहाँ से एक ये टेढ़ा तो नहीं है जी, है तो टेढ़ा ही, चलिए समझ लेंगे आप। यहाँ पर मान लेते हैं C, बिंदु क्या है, C। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ये जो लंबवत दूरी है इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको फिगर इस तरीके से ही बनाना है। अब ये जो दूरी है ये है 2L sin थीटा, ठीक है, 2L sin थीटा। क्यों है, क्योंकि इसकी जो लंबाई क्या है वो 2L है, और ये क्या है, sin थीटा। तो लंबवत दूरी क्या हो गया, 2L sin थीटा। अब ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है, थोड़ा और इसमें अभी ऐड करना है, ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना थीटा कोण बना रहा है। अब ये फिगर कंप्लीट है। अब यही आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र। अब एक समान कैसे है, समांतर रेखाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, कितने कोण पर, थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2L है। इसके +Q कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, +Q कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा -Q कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब विपरीत क्यों है भाई, विद्युत क्षेत्र इधर को है, बल किधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है, और इसमें तो समांतर है, इधर को ही विद्युत क्षेत्र है, इधर को ही बल लग रहा है। इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बल क्या करेंगे, अब देखिए दोनों बल, ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, तो ये धीरे 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 खींचते 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 ये विद्युत क्षेत्र में संरेखित हो जाएंगे, यानी समांतर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। अब इधर से एक कोई खींचे, इधर को एक खींच रहा है और एक इधर को खींच रहा है, खींचे जोर लगाएगा तो ये बराबर एकदम सीधा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का कार्य करेंगे, यानी बल युग्म जो बना है वो संरेखित करने का कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माना मुनि वाला काम कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई
द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव AB स्थित है जिसकी लंबाई 2L है तथा विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, E के साथ थीटा कोण बनाता है। माइनस क्यू को अब इसके बाद में लिखेंगे माइनस क्यू कुलाम आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में तथा प्लस क्यू कुलाम आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। ठीक है, बल लगेगा। अब लग भी रहा है यहाँ पर देखिए, माइनस क्यू कुलाम पर विपरीत दिशा में लग रहा है विद्युत क्षेत्र के, और प्लस क्यू कुलाम पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, जिधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर ही क्या लग रहा है, बल भी लग रहा है प्लस क्यू कुलाम आवेश पर। अब इतना लिखने के बाद हम ये लिखेंगे कि दोनों बल, पहला बल ये हो गया, दूसरा बल ये, दोनों बल द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का कार्य करेंगे, यानी इसके साथ संरेखित करने का कार्य करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों बल। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है। दोनों बल द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का कार्य करेंगे। ठीक है, अतः एक बल युग्म बनेगा। बल युग्म यानी बलों का जोड़ा बनेगा। बल का क्या हो गया, एक जोड़ा बन गया, इसलिए इसको बोल दिए बल युग्म बनेगा। तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण होगा। अब क्या होगा समझ लेते हैं। बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब यही हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है, यानी ये जो बल लग रहा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव को संरेखित करने का कार्य कर रहा है। अब इसी के कारण एक बल युग्म आघूर्ण बन रहा है। अब जो बल युग्म आघूर्ण बन रहा है उसके कारण हम क्या निकालेंगे, बल युग्म जो बन रहा है उसी के कारण हम निकालेंगे बल युग्म आघूर्ण। यहाँ पर एक मधुमक्खी उड़ रही है, उससे मुझे डर लगता है, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ। ठीक है, अब टाउ इक्वल टू क्या निकलेगा, जो बल होगा, ठीक है, बल गुणे ये जो द्विध्रुव के बीच का ये जो लंबवत दूरी है, ठीक है, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी या दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो लंबवत दूरी हम लिख देंगे शॉर्टकट में, हम चलिए वहीं लिख देते हैं, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की
लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी हमने 12 sin थीटा पहले से ही लिख रखा है, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने जो चीज़ें ज़रूरी थी उसको पहले ही फिगर में लिख दिया है। अब हम बल उठाकर रख देंगे यहाँ पर, तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू ई इंटू हो जाएगा 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अब 2l sin थीटा हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्यू को इसके साथ ले आएंगे, तो यहाँ से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू इंटू 2l sin थीटा। क्यों हम इसके साथ लाए हैं, अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्यों 2l क्या हो, क्यों इंटू 2l क्या होता है, चूंकि यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ, चूंकि यहाँ पर लिखा, चलिए नीचे शायद से ना दिखे, तो यहाँ पर मैं समझा ही देता हूँ इधर लिखकर कि ये जो क्यू इंटू 2l है वो होता है पी के बराबर। क्या होता है, पी के बराबर क्यू इंटू 2l। अभी हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, यही क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्यू इंटू 2l। तो ये क्यू इंटू 2l तो किस में बदल जाएगा, पी में बदल जाएगा। तो हमें क्या यहाँ से मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू ई पी साइन थीटा, ई पी साइन थीटा, या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाए, पी ई साइन थीटा। अब देखिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर होती, मेन सूत्र तो हमारा निकल गया, ठीक है, यही क्या है, बल युग्म आघूर्ण है, किस पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है। तो ये तो इतना पूरा लिखना ही है, अगर आप चाहें तो इसकी 2-3 वो शर्तें भी हैं, कंडीशंस भी हैं, वो भी लिख सकते हैं। क्या है कि जब मान के चलो, जब थीटा यानी ये जो थीटा का मान अगर मान लेते हैं 0 डिग्री हो, यानी ये ऐसे बैठा हो, थीटा 1 कितना हो, सॉरी थीटा 1 की बात नहीं, थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, ये जो द्विध्रुव है ये बिल्कुल ऐसा हो, सीधा हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर, तब इसका मान कितना हो जाएगा, तब आप मान रखेंगे 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो पी ई कितना हो जाएगा, 0, जब 0 की गुणा होगी 0 में तो क्या आ जाएगा, सॉरी पी ई की गुणा होगी जब 0 में तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना अगर आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं, देखिए एक बच्चा अगर कमेंट करता है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पर क्षमा के योग्य नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर को। अगर गलती होती है तो उसको सुधारना चाहिए, मैं भी वही करूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे, गलतियाँ होती हैं तो कमेंट कीजिए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो में बेस्ट करने की भी कोशिश करूँगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।